गांव के एक छोटे से खेत में अपना पसीना बहाने वाला माधव अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट था। उसकी पत्नी गौरी उसकी हमसफर थी, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। अजी सुनते हो, जरा इधर आओ। अरे बोल गौरी, क्या हुआ? अरे धूप देखे हो, तुम तो ऐसे जुटे हो जैसे बैल भी हार मान जाए। अरे तो क्या करें, खेत नहीं जोता तो फसल कैसे उगेगी, और फसल ना होगी तो भाई घर कैसे चलेगा? सब जानती हूँ, पर आदमी कोई पत्थर थोड़ी ना होता है। तनिक छाव में आओ, 2 घूंट छाछ पी लो। धन्य हो भगवान, अरे तुम ना होती तो हम तो कब के सूख गए होते। वाह वाह वाह, बड़ी मीठी बनाई है आज। बस बस बस, इसी मीठी छाछ से तुम्हारी थकान मिट जाएगी तो रोज बना दूं? बना तो सकती हो, लेकिन रोज रोज छाछ से ही थकान मिटे ये जरूरी थोड़ी है। चुप रहो, ना जाने कौन सुन ले। इसी तरह हंसी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। एक बार माधव किसी जरूरी सामान के लिए नगर गया। वहाँ की चमक धमक, ऊंची हवेलियाँ और अमीरों की शानो शौकत देखकर उसका मन डगमगाने लगा। खासकर जब उसने एक रईस सेठ को देखा, जिसकी रेशमी पोशाकें, बड़ी हवेली और सिर झुकाकर सलाम करते लोग। उसे देखकर माधव का मन मचल उठा। क्या जिंदगी है, नौकर चाकर, बड़ा सा घर, लोग इज्जत करते हैं। अगर मैं भी ऐसा बन जाऊं तो? वो नगर से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन ये चमक किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक नए सपने की थी, अमीर बनने के सपने की। रात का समय था। गौरी चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी और माधव पास ही बैठा सोच में डूबा था। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर? अरे हम तो अपने खेतों में मेहनत करके अच्छा गुजारा कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को घर, सब कुछ तो है हमारे पास। नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। अरे जब मैं नगर गया तो मैंने एक सेठ को देखा। वो बड़ा आदमी था, रेशमी कपड़े पहने हुए, बड़ी हवेली में रहता था। अरे लोग उसे सलाम करते थे। मुझे भी वैसे ही बनना है। अजी हमारी जरूरतें हमारी आमदनी से पूरी हो रही हैं। हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमें कोई गुलाम बनकर हुक्म नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। तुम जानते हो अमीरी के पीछे कितनी फिक्र और कितनी परेशानी होती है। अरे तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही खेतों में मेहनत करते रहना है? दूसरों को ऊपर उठते देखता हूँ तो मन जलता है। मैं भी चाहता हूँ कि लोग हमारी भी इज्जत करें। इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, दौलत से नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर उस समय तो वो चुप हो गया, मगर रात के समय जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों को सपने में देखने लगा। माधव हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था। उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय अब कम होने लगी थी। उसकी पत्नी ये सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। जब से आप नगर से लौटे हो तब से बदले बदले लगते हो। खेतों पर ध्यान नहीं देते, ना ही घर की परवाह करते हो। आखिर क्या चल रहा है आपके मन में? गौरी, मेरा मन अब इस छोटी सी जिंदगी से ऊब चुका है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे हम भी बड़े आदमी बन जाएं। अमीरी कोई खेल नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम जो हैं जैसे हैं उसमें ही खुश रहना सीखो, वरना ये लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गौरी की बातों का माधव पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये सब सोचते सोचते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, माधव शाम के समय खेतों से अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था और तेज हवाएं भी चल रही थी। माधव ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे पर बैठी हुई सर्दी से कांप रही थी। हे भगवान, ये बूढ़ी औरत कितनी ठंड में ठिठुर रही है। कोई भी नहीं है जो इसकी मदद करे। माता जी, अरे ओ माता जी, यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? इतनी सर्दी में मर जाओगी। बेटा क्या करूं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मैं अपने गांव लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही शाम हो गई। ठंड के मारे शरीर अकड़ गया है। अरे आपके पास गर्म कपड़े भी नहीं है? कुछ खाया भी है या नहीं? कई दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा। किसी तरह भीख मांग कर पेट भरती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं मिला। माता जी, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ खाना मिलेगा और ठंड से बचने के लिए रजाई भी। बेटा मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? मैं तो एक बेसहारा भिखारिन हूँ। एहसान की बात मत करो माता। कोई किसी की मदद करे तो ये इंसानियत कहलाती है, सौदा नहीं। आओ चलो मेरे साथ चलो। माधव बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर आकर उसको अपने कंबल से ढक देता है और अपनी पत्नी गौरी को आवाज देता है। अरे गौरी, जरा देखो, हमारे घर एक मेहमान आए हैं। इनके लिए जरा गर्मा गर्म खाना लगा दो। ये कौन है?
कहाँ मिली आपको? अरे रास्ते में ठंड से ठिठुर रही थी, कई दिनों से भूखी भी है। सोचो अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं जल्दी से माता जी के लिए खाना गर्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद गौरी उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आती है। माता जी लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए, ठंड भी दूर हो जाएगी। बेटी, आज बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे अपने घर पर खाना खिलाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। अगले दिन बूढ़ी औरत माधव से विदा लेती है। बेटा, तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। माता जी आप मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो मैंने जो किया ना वो तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन बेटा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। मैं इस वक्त तो कुछ नहीं दे सकती, मगर सुन, अगली पूर्णिमा की रात मैं तेरे घर आऊंगी। उस रात मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जो तेरे हालात बदल देगी। कैसी चीज माता जी? सही समय पर सब पता चलेगा बेटा। बूढ़ी औरत धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलती है। ये माता जी कौन थी और ये कैसी बात कहकर गई हैं? पता नहीं गौरी, लेकिन उनकी बातों में कुछ रहस्य जरूर था। वो दोनों पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। पूर्णिमा की रात माधव अपने घर पे बैठा सोच ही रहा होता है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। माधव दरवाजा खोलता है तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी होती है, हाथ में एक पिंजरा पकड़े हुए। पिंजरे में एक तोता बंद था। अरे माता जी आप आ गई, लेकिन ये क्या लाई हो? बेटा, यही वो चीज है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। माता जी ये तो बस एक तोता है, इससे मेरी हालत कैसे सुधरेगी? तू इसे साधारण तोता समझ रहा है। सुन, हर पूर्णिमा की रात को इसके पंख सोने के हो जाते हैं। बस जब इसके पंख सोने में बदल जाए तो तुम कुछ पंख निकाल लेना और फिर इसे आजाद कर देना। क्या सच में माता जी? कहीं ये कोई जादू तो नहीं? याद रख, ये एक वरदान है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अगर पूर्णिमा की रात को तुम सो गए तो तोते के पंख सोने में नहीं बदलेंगे। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। माधव खुशी खुशी पिंजरा ले लेता है। माता जी आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, मैं आपका ये उपहार संभाल कर रखूंगा। समझदारी से काम लेना बेटा, वरना ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चली जाती है और माधव घर के अंदर आता है। ये क्या लेकर आए हो? गौरी ये कोई साधारण तोता नहीं है। हर पूर्णिमा की रात को इसके पंख सोने के हो जाते हैं। सच कह रहे हो? कहीं कोई धोखा तो नहीं? अरे माता जी ने खुद कहा है, बस हमें रात भर जागते रहना होगा। अगर ये सच में जादुई है तो हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल, माता जी ने ये भी कहा था कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। माधव और गौरी एक छोटे से दिए की हल्की रोशनी में तोते के पिंजरे के पास बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बस अब कुछ ही देर की बात है, आधी रात होते ही इस तोते के पंख सोने के हो जाएंगे। हाँ गौरी, फिर तो हम अमीर बन जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ होगा हमारे पास। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों उत्सुकता से पिंजरे को घूर रहे थे। ठंडी रात का सन्नाटा घर के भीतर पसरा हुआ था। नींद भी तो आ रही है, मेरी आंखें तो भारी भारी सी हो रही है। अरे अभी तो पूरी रात जागना है, अगर सो गए तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। दोनों खुद को जागते रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंचती है तो धीरे धीरे दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। कमरा एकदम शांत हो जाता है। घड़ी की सुइयां आधी रात पार कर जाती है। सुबह होते ही माधव की नींद खुलती है। हाय राम, गौरी उठो, हम सो गए थे। हे भगवान, हमारी एक गलती से ये मौका हाथ से चला गया। कोई बात नहीं, अब हम अगली पूर्णिमा पर ध्यान रखेंगे। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फिर से पूर्णिमा की रात आती है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम सोएंगे नहीं, रात भर जागते रहेंगे। हाँ गौरी, हम इस बार नहीं सोएंगे, चाहे पूरी रात कहानी ही क्यों न सुनानी पड़े। दोनों तोते के पिंजरे के पास बैठ जाते हैं। कुछ बात करो ना, ताकि नींद ना आए। ठीक है, बताओ, अगर अमीर बन गए तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले एक तो बड़ा सा मकान बनवाऊंगी जिसमें खूब सारे कमरे होंगे, फिर ढेर सारे सोने के गहने खरीदूंगी। ये सुनकर माधव हंस पड़ता है, लेकिन आधी रात को कुछ ही समय पहले उनकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों की आंखें खुलती है। फिर से वही हुआ, हम फिर सो गए। कोई बात नहीं गौरी, तोता तो हमारे पास ही है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम जागते रहेंगे। माधव की पत्नी वैसे तो बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन उसमें भी एक कमजोरी थी।
वो किसी की बात को ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकती थी। एक दिन गौरी अपनी सहेली रुक्मणी से मिलने जाती है। दोनों घर के आंगन में बैठी हुई बातें कर रही थी। और बता गौरी, घर में सब कैसे हैं? और तो सब ठीक है, बस एक राज की बात है, तुम्हें बताऊं क्या? अरे हाँ हाँ जरूर। हमारे घर में एक ऐसा तोता है जिसके पंख पूर्णिमा की रात को सोने के हो जाते हैं। क्या सच में गौरी? हाँ, मगर हम दोनों अब तक जाग ही नहीं पाए, इसलिए उसका जादू नहीं देख सके। गौरी ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी और को ये मत बताना। लेकिन रुक्मणी ये बात अपने पति को बता देती है और उसका पति गांव के जमींदार के यहाँ नौकर था। अगले दिन वो जमींदार के घर जाकर उससे कहता है, मालिक, मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है। क्या खबर है? गांव में माधव के पास एक ऐसा तोता है जिसके पंख पूर्णिमा की रात को सोने के हो जाते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं सुबह सुबह तूने शराब तो नहीं पी रखी है? मालिक, मेरा यकीन करो, मेरी पत्नी ने माधव की पत्नी से सुना है। अगर तुम किसी भी तरह वो तोता मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से माला माल कर दूंगा। मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। नौकर अपनी पत्नी की मदद से माधव के घर से तोते का पिंजरा चुरा लेता है और रात में ही जमींदार के पास पहुंचता है। सुबह हुई तो माधव और उसकी पत्नी ने देखा कि तोता और उसका पिंजरा वहां पर नहीं थे। माधव सर पकड़कर पछताने लगा। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना किसी को मत बताना, तुमने जरूर किसी को बता दिया होगा। मैंने सिर्फ रुक्मणी को बताया था और किसी को नहीं। तो वो हमारी बर्बादी की जड़ बनी। अब जाकर उससे पूछो कि उसने किसे बताया। गौरी तुरंत अपनी सहेली रुक्मणी के घर की ओर भागती है। रुक्मणी, सच सच बता, मेरे घर से तोते का पिंजरा किसने चुराया? अरे गौरी, ये तू क्या कह रही है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तू झूठ बोल रही है। अगर तूने किसी को नहीं बताया तो मेरा तोता कैसे गायब हुआ? रुक्मणी पहले तो चुप रहती है, लेकिन गौरी का रोना धोना देखकर उसका दिल पसीज जाता है। गौरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ये बात अपने पति को बता दी थी, उसने ये बात जमींदार को बताई थी और फिर तोता जमींदार की हवेली में पहुँच गया। क्या तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया? रुक्मणी, अब हम क्या करेंगे? गौरी, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, लेकिन जमींदार के घर में कोई घुस भी नहीं सकता, फिर तुम्हारा तोता कैसे मिलेगा? गौरी को समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। वो भागते हुए घर लौटती है। माधव, मेरा शक सही था। रुक्मणी ने अपनी जुबान संभाल कर नहीं रखी। उसने ये बात अपने पति को बताई और फिर हमारा तोता जमींदार की हवेली में पहुंच गया। हे भगवान, अब क्या करेंगे? जमींदार से कौन लड़ सकता है? हम कोतवाल के पास चलेंगे, वही हमारी मदद कर सकता है। माधव थोड़ा सोचता है। जमींदार से सीधा लड़ना नामुमकिन है, लेकिन कोतवाल से शिकायत करना ही आखिरी रास्ता है। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। अगर जमींदार को पता चला कि हम उसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो वो हम पर गुस्सा निकालेगा। माधव गांव से निकलकर नगर की ओर चल पड़ता है और कोतवाल के सामने पेश हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हुजूर, मैं माधव हूँ, गांव से आया हूँ। मुझे आपसे न्याय चाहिए। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। माधव सारी बात विस्तार से बता देता है। कैसे माता जी ने उसे जादुई तोता दिया, कैसे उसकी पत्नी ने गलती से ये सब बात अपनी सहेली को बताई और फिर कैसे ये खबर जमींदार तक पहुंच गई। तो तुम्हारा कहना है कि जमींदार ने तुम्हारा तोता चुरा लिया? जी हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा और कोई सहारा नहीं, बस आप ही न्याय दिला सकते हैं। ये मामला गंभीर है, लेकिन जमींदार बहुत ताकतवर आदमी है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी, मेरी पत्नी की सहेली गवाह है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे गांव आऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें तुम्हारा तोता वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। माधव को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो जल्दी से अपने गांव लौट आता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंच जाता है। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा होते हैं। जमींदार को खबर मिलती है कि कोतवाल गांव आया है। क्यों आया है कोतवाल? कौन सी मुसीबत लेकर आया है? हमें खबर मिली है कि तुमने इस गरीब किसान का एक अनमोल तोता चुरा लिया है। क्या बात कर रहे हो कोतवाल साहब? अरे मैं इतना अमीर घर का आदमी हूँ, मुझे किसी गरीब के तोते की क्या जरूरत? हम तुम्हारी हवेली की तलाशी लेंगे। अगर तोता नहीं मिला तो तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन अगर मिला तो? जमींदार कुछ नहीं बोलता। कोतवाल के इशारे पर सिपाही जमींदार के घर जाते हैं और तोते का पिंजरा निकाल कर लाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जमींदार, एक गरीब किसान की अमानत चुरा कर बैठे हो। जमींदार सोचने लगता है
वो जानता था कि अब तोते को जबरदस्ती रखना नामुमकिन है, लेकिन उसके लालच ने उसे एक और चाल चलने पर मजबूर कर दिया। कोतवाल साहब, अगर ये तोता इतना ही अनमोल है तो क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? तुम इसे खरीदना चाहते हो? हाँ, आखिर मैं एक अमीर आदमी हूँ और माधव गरीब है, उसे पैसों की जरूरत होगी। अगर वो इस पिंजरे को बेचना चाहता है तो मैं उसकी उचित कीमत देने को तैयार हूँ। यह तो माधव पर निर्भर करता है। माधव, मैं इस तोते को खरीदना चाहता हूँ। जो भी कीमत तुम मांगोगे भाई, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। पर जमींदार साहब, आपने तो इसे चुरा कर रख लिया था, अब इसे खरीदने की बात क्यों कर रहे हो? गलतियां इंसानों से हो जाती है माधव, लेकिन अब मैं इसे ईमानदारी से खरीदना चाहता हूँ। जमींदार धीरे धीरे ऊंची कीमत लगाना शुरू करता है। 50 सोने की मोहरें। इतनी बड़ी रकम? 100 सोने की मोहरें। हमने इतना सोना कभी सपने में भी नहीं देखा। तो माधव, क्या 100 मोहरें काफी नहीं है? मुझे मंजूर है जमींदार साहब। अगर ये सौदा तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। जमींदार अपने नौकर को इशारा करता है। एक भारी थैला माधव के सामने रखा जाता है, जिसमें 100 सोने की मोहरें चमक रही होती हैं। ये लो, ये तुम्हारा इनाम, और ये तोता अब मेरा हुआ। माधव थैली उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। माधव, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, अब हम अपनी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव दरवाजा खोलता है तो सामने वही बुढ़िया खड़ी होती है, जिसकी आंखों में अब भी वही रहस्य भरी चमक है। माधव, मैंने सुना है कि जमींदार ने तुझे उस तोते के बदले बहुत भारी रकम दी है। जी हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा पहले कभी नहीं देखा था। बुढ़िया जोर से हंसती है, जैसे मानो किसी गहरे रहस्य का खुलासा कर रही हो। यही तो मैं चाहती थी। माता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? माधव, कभी किसी ने देखा है कि किसी तोते के पंख सोने के होते हैं? तो क्या वो सब झूठ था? वो झूठ नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। जमींदार एक लालची इंसान था जो बिना मेहनत किए और ज्यादा अमीर बनना चाहता था। वो इस भ्रम में जी रहा था कि एक दिन तोता उसे सोने के पंख देगा, लेकिन असल सोना मेहनत है, धैर्य है और अवसर को पहचानने की समझ है। माता जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं उस तोते के चक्कर में पड़ा रहता तो शायद जिंदगी भर उसी का इंतजार करता रहता, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत हमारी मेहनत में ही छुपी होती है। बेटा, यही सच्चाई है। अगर बिना मेहनत के धन मिलता तो दुनिया में कोई भी गरीब ना होता। मैंने तुझे केवल एक रास्ता दिखाया, मेहनत तो तुझे खुद ही करनी है। माता जी, आपने हमें सबसे बड़ी सीख दी है। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू लकड़हारा अपनी बेटी चंपा के साथ रहता था। वो बहुत बुद्धिमान थी। रामू बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक घोड़ा और एक गधा था। वो हर दिन सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ से सूखी लकड़ियां काटता और फिर गांव में बेचने के लिए निकलता। रामू अक्सर सेठ हरिराम की हवेली में लकड़ियां बेचने जाता तो था, लेकिन सेठ हमेशा बहाने बनाकर पैसे देने में टालम टोल करता। एक दिन की बात है, सुबह का समय था तो चंपा अपने पिता से कह रही थी, बाबा जल्दी जाना, कल जो लकड़ियाँ सेठ के यहाँ छोड़ी थी उनके पैसे भी लेने हैं। हाँ बिटिया, लेकिन सेठ हरिराम जल्दी पैसे देता कहाँ है? हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। बाबा, घर में आटा भी खत्म हो गया है, आज पैसे लेकर ही आना। हाँ बेटिया, आज सेठ से बिना पैसे लिए नहीं लौटूंगा। रामू लकड़ियों की गठरी उठाए सेठ हरिराम की हवेली पहुँचता है। सेठ जी, ये लकड़ियाँ ले लीजिए, और हाँ, पिछले हफ्ते की लकड़ियों के पैसे भी देने हैं। अरे रामू, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी पैसे मांगने आ जाते हो। कोई बात नहीं, एक काम करना, अगले हफ्ते आ जाना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। लेकिन सेठ जी, पिछले हफ्ते भी आपने यही कहा था। मेरी बिटिया घर पर भूखी बैठी है, मुझे आज ही पैसे चाहिए। अरे गरीबों को इतना सब्र नहीं होता। जाओ, अगले हफ्ते आना, अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। सेठ जी, मैं मेहनत करता हूँ, भीख नहीं मांग रहा। मेरी मजदूरी देना आपका फर्ज है। अच्छा, अब तुम मुझे मेरा फर्ज सिखाओगे? अरे तुम जैसे गरीबों की रोज मदद करता हूँ, तब भी शिकायतें बनी रहती हैं। मेहनत की कमाई मांगना शिकायत नहीं, हक की बात है सेठ जी। मैंने कहा ना,
अगले सप्ताह अपने पैसे लेने आना। रामू उदास होकर अपने घर लौट जाता है। बाबा, आज फिर सेठ ने पैसे नहीं दिए क्या? हाँ बिटिया, कह रहा था कि अगले हफ्ते दे देगा। बाबा, ये तो हर हफ्ते यही कहता है। अगर वो इसी तरह करता रहा तो हम अपनी झोपड़ी कैसे चलाएंगे? हाँ बेटिया, गरीब आदमी की मजदूरी तो अमीरों की तिजोरी में ही अटक जाती है। बाबा, कल मैं भी आपके साथ सेठ के घर चलूंगी। तू वहाँ क्या करेगी बिटिया? देखना बाबा, इस बार सेठ को उसकी ही चाल में फंसाकर हम अपने पैसे ले आएंगे। रामू बेटी की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन उसकी समझदारी पर भरोसा करता है। अगली सुबह रामू और चंपा लकड़ियों का गट्ठर लेकर सेठ हरिराम की हवेली पहुंचते हैं। हवेली के आंगन में सेठ एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरे ओ रामू, तो फिर आ गया? हाँ सेठ जी, मैं लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे रे, पैसे की बात क्यों करता है रामू? तू मुझे नहीं जानता क्या? अरे मैं कोई चोर उधारी वाला आदमी हूँ। अगले हफ्ते ले जाना अपने पैसे। नमस्ते सेठ जी। अरे ये कौन है? सेठ जी, ये मेरी बेटी है चंपा। तो अब तेरी बिटिया भी हिसाब किताब करने लगी? सेठ जी, हिसाब किताब तो करना ही पड़ता है, खासकर तब जब गरीब का हक अमीर के घर में अटक जाए। वाह वाह वाह, बड़ी तेज है ये लड़की। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बाबा के पैसे खा जाऊंगा? नहीं सेठ जी, लेकिन हम एक शर्त पर पैसे लेने आए हैं। कैसी शर्त? मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो हम अगले हफ्ते आकर पैसे ले जाएंगे, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको पैसे अभी देने होंगे। अरे लड़की, मैं बहुत होशियार हूँ, पूछो अपनी पहेली। सेठ जी बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? सेठ माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है। अनाज? नहीं नहीं नहीं, अगर बांट दिया तो खत्म हो जाएगा। सोना? नहीं, वो भी कम हो जाएगा। पानी? नहीं 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 नहीं। अरे लड़की, तुमने ये क्या पहेली पूछ ली? इसका कोई जवाब है ही नहीं। सेठ जी, इसका जवाब है ज्ञान। ज्ञान? हाँ, ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। देखा सेठ जी, मेरी बिटिया कितनी बुद्धिमान है। ठीक है बिटिया, मैं हार गया। आओ, अपने बाबा के पैसे ले लो। सेठ अंदर जाकर पैसे लाता है और रामू को दे देता है। रामू और चंपा खुशी खुशी घर लौटते हैं। बेटिया, तूने आज मुझे गर्व महसूस करवाया है। बाबा, गरीबी में सबसे बड़ा हथियार अक्ल होती है। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग भी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए चंपा के पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन रामू ने अपने घोड़े पर लकड़ियों का गट्ठर लादा और चंपा से कहा, मेरी प्यारी बिटिया, आज मैं लकड़ियां बेचने बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। तुम मेरी गैर हाजिरी में उदास मत होना। अगर मैं लकड़ी अच्छे दाम पर बेच पाया तो तुम्हारे लिए जलेबियां लेकर आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बाबा, पर जरा सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। आप जल्दी से लौट कर आइए, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करती रहूंगी। रामू घोड़े को लेकर सफर पर रवाना हो गया। वो बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी आया। वो बहुत बड़ा ठग था। उसने रामू को लकड़ियां लिए देखा और उसने रामू को बेवकूफ बनाने की ठान ली। ए लकड़हारे, लकड़ी बेचनी है क्या? हाँ बेचनी है भाई। तुम अपने इस गट्ठर की क्या कीमत चाहते हो? 20 रुपए। अरे लकड़हारे, माल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दाम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। हुजूर, ये सूखी और मजबूत लकड़ियां हैं, कई दिन की मेहनत के बाद काटी है। 20 रुपए से कम में दूंगा तो मुझे घाटा होगा। चलो ठीक है, क्या तुम इस कीमत पर लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचोगे? रामू उसकी बात का अर्थ नहीं समझा और इसमें अपना कुछ नुकसान ना होता देख वो सोचकर बोला, ठीक है भाई, बेच दूंगा। ठीक है, ये लो 20 रुपए और घोड़े को लेकर गांव चलो। रामू जब उस ठग आदमी के घर पहुंचा तो लकड़ियों का गट्ठर डालने के लिए रस्सी खोलने लगा, किंतु तभी उस ठग ने चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। तू ये क्या कर रहा है बेवकूफ आदमी? कहीं तू घोड़ा तो अपने साथ ले जाने की नहीं सोच रहा है?
मैंने तुझसे लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी है, यानी घोड़ा अब मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। लकड़हारा विरोध करने लगा, पर ठग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और अंत में लकड़हारे को गांव के सरपंच के पास ले गया। सरपंच जी, ये लकड़हारा सौदे से मुकर रहा है। मैंने इस आदमी से लकड़ियां खरीदी थी, जिस हालत में थी उसी में, और उस हालत में वो घोड़े पर थी। मतलब साफ है, घोड़ा अब मेरा है। सरपंच जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी सारी कमाई यही घोड़ा है। मैंने लकड़ियां बेची थी, घोड़ा नहीं। रामू, तुमने खुद ही कहा था कि लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में बेचोगे, तो अब मुकर क्यों रहे हो? सौदा तो पूरा हो चुका है। लेकिन हुजूर, मेरा मतलब सिर्फ लकड़ियों से था। लकड़हारे, तुम्हारी गरीबी तुम्हें झूठ बोलने का हक नहीं देती। जब तुम सौदा कर चुके हो तो अब कोई बहस नहीं हो सकती। घोड़ा अब इस आदमी का है। तो हुजूर, क्या इस गांव में गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? न्याय केवल अमीरों के लिए ही है। कानून सबके लिए बराबर होता है। अब जाओ यहाँ से, और आगे से सौदा करने से पहले सोच समझ लेना। रामू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो भारी मन से खाली हाथ वापस लौटने लगता है। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उतरा हुआ था। चंपा दौड़ते हुए आई। बाबा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बिटिया। बाबा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। रामू ने सारी बातें विस्तार से चंपा को बता दी। बिटिया, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सरपंच ने कहा कि सौदा हो चुका है और वो मेरी सुनवाई नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं बाबा, हम चुप नहीं रह सकते। ये अन्याय है और हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। बिटिया, हम गरीबों के पास ताकत नहीं होती। वो हमसे जो चाहते हैं वो ले लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं बाबा, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत और हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो क्या हुआ, हमें हमारी बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मैं सबको दिखाऊंगी कि हम भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगले दिन रामू दुख के कारण बीमार हो गया। चंपा अपने पिता से बोली, पिताजी, आप बहुत थक गए हैं, आज मुझे बाजार जाने दीजिए। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच आऊं। बिटिया, तू बाजार जाएगी तो अभी छोटी है, वो ठग तुझे भी परेशान कर सकता है। बाबा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आप चिंता मत करो। मैं अपना हक जरूर लाऊंगी। मुझे मेरी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास है। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा हो रही है तो जाओ बिटिया, पर इतना जान लो कि तुम्हें वापस अपने सामने देखे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। चंपा लकड़ियों का गट्ठर अपने गधे पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार पहुंचते ही उसी ठग आदमी ने चंपा को लकड़ियां बेचते हुए देखा और वो उसके पास आकर बोला, ए लड़की, क्या तुम ये लकड़ियां बेच रही हो? हाँ चाचा जी। तुम इस गट्ठर का कितना दाम लोगी? 20 रुपए। क्या तू लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगी? बेच दूंगी चाचा, अगर तुम मुझे पैसे उसी हालत में दोगे जिसमें वो हैं। ठीक है ठीक है, गधे को मेरे पीछे पीछे ले चल। गांव में पहुंचने के बाद ठग ने चंपा के साथ वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। ठीक है चाचा, तुमने मुझसे लकड़ियाँ जिस हालत में वो थी उसी में खरीदी हैं और लकड़ियों के साथ साथ गधा भी तुम्हें मिल गया, पर तुमने पैसे भी जिस हालत में वो हैं उसी हालत में देने का वादा किया था। मैं 20 रुपए के अलावा तुम्हारा हाथ भी लेना चाहती हूँ। ठग लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो भौचक्का रह गया, पर फिर उसे गालियां और धमकियां देने लगा। लेकिन चंपा उससे दबी नहीं। तब वो न्याय के लिए सरपंच के पास गए। गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। सरपंच एक कुर्सी पर बैठा था। रामू भी धीरे धीरे चलकर वहां आ गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चंपा की आंखों में आत्मविश्वास। ये क्या मामला है? तुम दोनों क्यों आए हो? सरकार, ये लड़की मुझसे बेवजह उलझ रही है। इसने मुझसे लकड़ियों का सौदा किया और कहा कि जिस हालत में है उसी हालत में बेचूंगी। मैंने सौदा कर लिया और लकड़ियों के साथ इसका गधा भी मुझे मिल गया। अब ये कह रही है कि मैं ऐसे पैसे जिस हालत में है उसी हालत में दूं। ये कैसी नई चाल है? क्या ये सच है लड़की? जी हाँ सरकार, मैंने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में बेची हैं और इसने इसे मान लिया, पर इसने ये भी माना कि पैसे जिस हालत में हैं उसी हालत में देगा। इसका मतलब?
सरकार, जब ये पैसे अपने हाथ से दे रहा था तब वे अपनी हालत में थे, यानी इसके हाथ में पकड़े हुए। अगर ये जिस हालत में देने की बात करता है तो इसे अपना हाथ मुझे सौंपना होगा। बेवकूफ लड़की, ये कैसी बेकार की बातें हैं? पैसे हाथ में ही दिए जाते हैं। अरे वाह, जब लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में देने की बात आई तो मेरे पिता का घोड़ा भी साथ चला गया। फिर पैसे देते समय ये शर्त क्यों लागू नहीं होती? क्या नियम सिर्फ गरीबों के लिए ही बदल जाते हैं? गांव के लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग सरपंच और ठग की मिली भगत को समझ गए। ये सब देखकर रामू भी आगे आया और सरपंच से बोला, सरकार, जब मेरे घोड़े की बारी आई तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और आज जब मेरी बेटी ने इस धूर्त की चालाकी को मात दी तो आपको कानून याद आ गया। हाँ सरकार, जब इस ठग ने बेईमानी का सौदा किया तब आपने आंख मूंद ली, लेकिन जब इस लड़की ने अपनी चतुराई से ठग को उसी के जाल में फंसाया तो आपको अन्याय दिखने लगा। सरकार, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि आप ठग के साथ खड़े हैं। क्या ये पंचायत ठगों के लिए बैठती है या न्याय के लिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक है, चंपा की बात सही है। ठग, रामू का घोड़ा वापस कर और 20 रुपए तुरंत चुका, और अगर दोबारा किसी गरीब को इस तरह लूटने की कोशिश की तो गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ठग को मजबूरी में रामू का घोड़ा लौटाना पड़ा और चंपा को 20 रुपए देने पड़े। बिटिया, तूने आज न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा कर दिया। बाबा, अगर लोग चुप रहे तो अन्याय बढ़ता है, लेकिन जब सब साथ खड़े होते हैं तो सच्चाई की जीत होती है।